नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही देखी प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूँ आप सभी का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कड़क मुर्गी पालन से रोजगार के अवसर, बांस की वस्तुओं के लिए उपयोगी उपकरण, अनानास की उन्नत खेती, करेले की नई तकनीक और जानेंगे एक किसान की प्रेरणादायक कहानी। साथ ही अंत में जानेंगे मंडी भाव और मौसम का पूर्वानुमान भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। कड़क मुर्गी पालन बन रहा है ग्रामीण रोजगार का नया माध्यम, कम पूंजी में अधिक मुनाफे का अवसर। बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बीबी कटिंग मशीन किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। अनानास की उन्नत खेती से बढ़ेगी उपज और गुणवत्ता, किसान तकनीक अपनाकर कमा रहे हैं अधिक लाभ। करेले की खेती में रस्सी और बांस तकनीक से पैदावार में बढ़ोतरी और रोगों से सुरक्षा। किसान भाइयों, यदि आप रोजगार की तलाश में हैं तो कड़क मुर्गी पालन आपके लिए एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। इस व्यवसाय से न केवल रोजगार के अवसर मिलते हैं बल्कि आय में भी वृद्धि होती है। कड़क मुर्गी के अंडे और मांस की बाजार में अधिक मांग रहती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। इसके लिए बहुत अधिक जगह या पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी उपयुक्त है। इससे ग्रामीण किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। जो किसान भाई बांस की वस्तुएं बनाकर बाजार में बेचते हैं, उनके लिए बीबी कटिंग मशीन एक उपयोगी उपकरण है। यह मशीन बांस को तेजी और सटीकता से काटने में मदद करती है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसकी तेज धार और शक्तिशाली ब्लेड बांस को साफ सुथरा काटते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। इस मशीन से किसान अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और बेहतर डिज़ाइन वाली बांस की वस्तुएं तैयार कर बाजार में अधिक मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अनानास की खेती को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का चयन, उचित मिट्टी प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्नत तकनीक अपनाने से फसल की उपज और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। इसके अलावा समय समय पर रोग नियंत्रण और पौधों की देखभाल करने से अनानास की खेती से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, करेले की खेती में रस्सी और बांस का सहारा लेकर खेती करने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। इस तकनीक से बेलें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जिससे फसल को धूप और हवा पर्याप्त रूप से मिलती है। फसल को कीट और रोगों से बचाना भी आसान हो जाता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। यह तकनीक करेले की खेती को और अधिक लाभदायक बनाती है। आज की इस सफलता की कहानी में हम मिलेंगे वैशाली जिले के पंकज कुमार तिवारी से, जो कि एक प्रगतिशील मछली उत्पादक है, जिन्होंने मछली पालन के साथ हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को अपनाया है। उन्होंने मछली तालाब के पानी का उपयोग सब्जियों की खेती में किया, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय मिली। उनकी यह पहल न केवल पर्यावरण अनुकूल है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का नया मॉडल भी प्रस्तुत करती है। पंकज कुमार तिवारी की सफलता अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। आइए जानते हैं इनसे इनकी कहानी।
मछली के पानी का जो यूज है हम लोग बहुत तरीक़ा से करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही जैविक खाद के रूप में इसे यूज करते हैं हम लोग। बेसिकली मैं खुद के फार्म पे सब्जियाँ लगाया हूँ जो कि लोगों तक पहुँचाता हूँ। जैसे बहुत तरह की सब्जियाँ मेरे पास में, जैसे बैगन है, भिंडी है, परवल है, लाइक आपका टमाटर है, ये सारी चीज़ें जो मैं यूज कर रहा हूँ प्लस लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। सेकेंड चीज़ का फ़ायदा और होता है कि इसका जो पानी है हम दूसरों के खेतों में भी देते हैं, जो कि मांग के ले जाते हैं, सेलिंग हम लोग करते हैं और इससे भी मेरी कमाई हो जाती है, क्योंकि इसका जो पानी का जो उर्वरक क्षमता है सब्जी के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। इस कारण से हम इसके पानी का यूज़ सब्जियों में प्लस फसल में करते हैं और साथ में लोगों को देते भी हैं, अगल बगल खेतों में पहुंचाते हैं कुछ पैसे लेकर के, ताकि उनको भी कितनी कमाई हो जाती है ये खेती से? हाँ देखिए, खेती से अमूमन सर महीने का मतलब कि 10-12 हज़ार रुपये इनकम हो जाता है आराम से, सब्जी सेल करके भी जी आराम से हो जाता है। प्लस हम लोग खुद खाते भी हैं, जिस कारण से दोनों यूज होता है, मल्टीपर्पज़ यूज हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ों को। आइए अब नजर डालते हैं पटना के आलू और प्याज मंडी के ताज़ा भावों पर। लाल आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2200 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2300 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मंडी में उपज बेचने से पहले विभिन्न बाजारों के भावों की तुलना करें और मांग को समझकर उपज बेचें, ताकि बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। आज पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। दिन में हल्की धूप के साथ कुछ बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 32 से 33 डिग्री रहने की आशंका है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हवा की गति मध्यम रहेगी और बारिश की संभावना बहुत कम है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में पौधों की कटाई, ड्राइंग और अन्य कामों के लिए सुबह और शाम का समय चुनें। फलों या फूलों को शाम तक खुले में ना रखने की कोशिश करें, तेज धूप उन्हें प्रभावित कर सकती है। तो यह थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन और अधिक सशक्त लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय ना सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और मैं बता दूं कि आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि फल वृक्षों की हम देखभाल किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, फल खाना किसको नहीं पसंद है, पर कहीं ना कहीं उसका संरक्षण भी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए बिना देर किए हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश जी से, जो कि वैज्ञानिक फल विज्ञान में हैं और कृषि अनुसंधान संस्थान में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। और सबसे पहले तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि जो फल वृक्षों की जो देखभाल होती है वो किस तरह से होती है, वो किस तरह से होनी चाहिए। तो मेरा पहला सवाल जो आपके लिए, जो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है हमारे किसान भाइयों के लिए, कि जो फल आने वाले जो सीजनल फल हो गया, जैसे कि आम और लीची का सीज़न, उसके वृक्षों की हम देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं? आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया कि हम फल वृक्षों का कैसे देख रेख कर सकते हैं, खासकर आम और लीची के पौधों का। जैसे कि आम का फसल निकल चुका है और किसान भाई और सभी लोग हैं जो अनुशंसित मात्रा जो हमारा पोषक तत्व का है ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो अभी जैसे कि आपका यहाँ से बिहार से मानसून जा चुका है, और फल में अगर हम आम की बात करते हैं, क्योंकि फलों का राजा आम है, तो उसमें जो फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन है, अगर हम फिजियोलॉजी से समझते हैं तो ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन अभी से हमारे आम के पौधे में शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे किसान भाई जो अनुशंसित मात्रा
पोषक तत्व की थी खाद डालने की, वो ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब यहाँ से कोई खाद उसमें नहीं डालेंगे। अगर उसमें डालते हैं तो क्या होगा, आम का जो फल निकलने का, फूल निकलने का, जो मंजर निकलने का जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाधित होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आम और लीची दोनों के फसल में अभी हमें कोई भी अलग से पानी नहीं डालने हैं और साथ साथ में कोई भी खाद की अनुशंसित मात्रा नहीं डालने हैं। हमें उसमें जो है ध्यान रखनी है कि जो प्राकृतिक रूप से जो हमारी बारिश होगी उसी को हमें उसी से काम चलाना है। अलग से सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारा जब नवंबर का महीना शुरू होगा तापमान गिरना शुरू हो गया है, और जैसे तापमान गिरना शुरू होगा तो दिसंबर तक में ही है जो कि आपका तापमान गिर जाता है। और आम के जो फल जो होते हैं उसमें देखिएगा फरवरी के मार्च में है जो कि मंजर निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो उससे पहले हमें बहुत सारे बात पर आम के खास करके फल में ध्यान रखने की बात है, क्योंकि यह बिहार कंडीशन में हमारा जैसे ही फरवरी के महीने में गर्मी बढ़ना शुरू होती है, मतलब तापमान बढ़ने लगता है। और हमारे बिहार की जो एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो है सरस्वती पूजा। अगर हम बसंत पंचमी के दिन अगर देखेंगे आम के पौधे में तो देखेंगे कि 1 और 2 में मंजर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तापमान ज़्यादा रहता है वहाँ जनवरी और फरवरी में ही निकल जाते हैं मंजर, लेकिन बिहार कंडीशन में चूँकि कि हमारा दिसंबर जनवरी का महीना है वो काफ़ी ठंडा रहता है और तापमान नीचे आ जाता है, जिससे मंजर निकलने की प्रक्रिया होती है, लेकिन वह सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है और वह बाहर दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर दक्षिण भारत में हम लोग देखेंगे तो वह जनवरी में ही वहाँ मंजर निकल जाता है और उसकी आम हमारे मार्केट में अप्रैल और मई से मिलना शुरू हो जाती है। देखिए कि हमने बात किया और आपसे जाना और समझा कि किस तरीके से जो आने वाले जो हमारे सीजनल फल हैं उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनका हम ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अत्यधिक फल लाने के लिए हम क्या सब उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आप चूँकि एक्सपर्ट हैं, आपको बेहतर टिप्स हमसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पता होगा। और देखिए जो हमारे किसान भाई हमारे जो कार्यक्रम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इच्छुक होंगे आपसे जानने के लिए कि नहीं भाई जो फल है उसकी क्वांटिटी को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या गाइडेंस रहेगा हमारे फार्मर्स के लिए? तो आपने ये जानने की ये किए कि किस तरह से हम फल को अधिक ला सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फलन ज़्यादा होगा तो हमारे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। तो हम कैसे करेंगे? जैसे आम का हम फसल लेते हैं तो जैसे हमने आपको बताया पहले कि अक्टूबर नवंबर माह में हमारी फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन का कार्य शुरू हो जाता है। तो हमें ये बात को ध्यान रखना है खास करके आम के फसल में कि आम के तना के 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे 30 से 40 सेंटीमीटर की गड्ढे बनाएंगे और उसके बाद जितनी उसकी जो पौधे की छत्रक होती है जिसको हम लोग कैनोपी एरिया बोलते हैं, सो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जो दोपहर का टाइम होगा 12 बजे का समय, उस समय किसान भाई धरती के ऊपर में ज़मीन के ऊपर में नाप लेंगे और उससे एरिया को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद एक पैक्लोब्यूट्राजोल नाम की दवा आती है जिसको कि हमें ज़मीन में डालना है। और इसको कितना डालना है? जितना हमारा छत्रक आया है उसके पर स्क्वायर मीटर ऑफ कैनोपी एरिया, मतलब 3 से 4 ml पर स्क्वायर मीटर ऑफ कैनोपी एरिया में हम कैलकुलेट करके डालेंगे। अगर एक पौधे की छत्रक की एरिया 4 से 4 मीटर है तो वो 16 मीटर हमारा एरिया हो गया। और उसमें अगर 4 से मल्टीप्लाएंगे तो 64 ml जो है दवा हम अक्टूबर के महीने में और लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक डाल देंगे। जिससे क्या होगा कि यह जो है एक तरह का फूल के निकलने की प्रक्रिया को, मतलब मंजर निकलने की प्रक्रिया को आम में बढ़ा देता है और यह प्रचुर मात्रा में आम की मंजर आती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आम में बहुत ज़्यादा मंजर आने के बाद भी फल कम लगते हैं। तो इसका मेन कारण है कि हमें ज़्यादा अगर हम मंजर आएगा तो निश्चित रूप से हम प्रबंधन करेंगे तो हमें फल लगने की प्रक्रिया उसमें बढ़ेगी। और यह दवाई जो है अभी डालने की ज़रूरत है, जो ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं।
अगर जो किसान भाई नहीं डाल पाए हैं अक्टूबर के माह में किसी कारण से, तो वह स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए यह 4 से 5 ml 1 लीटर पानी में घोल तैयार कर करके और इसको जो है स्प्रे करना है। पैक्लोबिट्राजोल 4 से 5 ml 1 लीटर पानी में। अगर नवंबर माह में करेंगे, साथ ही साथ जैसे हमारे जो अभी बारिश का मौसम समाप्त हुआ है, तो हम आम के पौधे में और साथ ही साथ लीची के पौधे में, दोनों में हम जो हैं साइपरमेथ्रिन एंड प्रोफेनोफॉस की दवा जो आती है, इसका स्प्रे आधा ml 1 लीटर पानी में घोल तैयार करके स्टिकर के साथ करना है। साथ ही साथ इसके जो है फफूंदनाशक के इसमें ऐड करेंगे, जिसे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं, और यह 2 ग्राम 1 लीटर पानी में उसी घोल में डाल देंगे और साथ ही साथ उस घोल में स्टिकर का उपयोग करेंगे। अगर जिन भाई को, किसान भाई को स्टिकर को मिलने में दिक्कत होती है या नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो वो शैम्पू का पाउच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शैम्पू का पाउच अगर घोल में डाल देंगे तो वो उससे जो क्या होता है, जब स्प्रे करेंगे तो हमारे पौधे के पत्ती के ऊपर जो है मेडिसिन जो है आपको जा कर के चिपक जाती है और इससे जो उसकी जो ये है आपको वो बढ़ जाती है। मतलब कहने का मतलब वो दवाई का जो इफ़ेक्ट है वो आपको बढ़ जाती है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बिना स्टिकर का स्प्रे नहीं करें। स्टिकर का स्प्रे करेंगे जिससे आप देखेंगे कि प्रचुर मात्रा में आम और लीची में दोनों में जो है फूल निकलने की प्रक्रिया होगी, जो कि आपको फरवरी और मार्च में होगी। जो आगात किस्म होगी वो फरवरी में होगी और जो पिछात किस्म होगी आम की उसमें मार्च में होगी। लेकिन फूल निकलने की प्रक्रिया जो है, इन फ्लावर निकलने की प्रक्रिया, वह जो है आपको लीची में मार्च के महीने में होती है। जी हाँ, देखिए हमने जाना और समझा कि किस तरीके से अत्यधिक फल हम ला सकते हैं अपने पौधों में। और इसके साथ ही मैं आखिरी सवाल इस कार्यक्रम का लेना चाहूँगी कि डॉक्टर सूरज जी, जो कीट एवं जो व्याधि प्रबंधन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे इस कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। तो इस बारे में आप हमें बताएं कि कीट एवं व्याधि प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल ही, आपने कीट और व्याधि की बात की, तो हमारे जो आम के जो पौधे हैं उसमें मधुआ कीट का बहुत प्रकोप होता है। किसान भाई जानते हैं, मधुआ कीट अगर हम जाएंगे बाग में तो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन जब बाग में जाएंगे तो देखेंगे कि कानों में आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ से। और ये क्या करती है मधुआ कीट कि जो हमारे नए जो मंजर निकलते हैं, जो फूल निकलते हैं, उसके रस को चूस जाता है, जिसके कारण हमारे फल लगने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो मैंने बताया कि अभी एक स्प्रे करना है जिसमें साइपरमेथ्रिन एंड प्रोफेनोफॉस का कम्बिनेशन है, जो कि 1/2 ml 1 लीटर पानी में डालना है और साथ साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल तैयार करके स्प्रे करना है। यह प्रक्रिया जो है जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक में पुनः दोहराना है, जब मंजर नहीं निकली है। एक बार मंजर निकल जाएगी आम के वृक्ष में या लीची के वृक्ष में, तो फिर हमें स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि जब हम स्प्रे करेंगे मंजर निकलने के बाद तो किसान भाइयों, इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि उसमें जो पोलन होता है वो बास हो जाता है, धुल जाता है, और जिसके कारण फल लगने की प्रक्रिया कम हो जाती है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरीके से डॉक्टर सूरज प्रकाश जी से हमने जाना और समझा कि किस तरीके से फल वृक्षों की देखभाल हो सकती है, उसका उत्पादन हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, कीट व्याधि का जो पूरा या जो प्रबंधन की जो पूरी है जो प्रक्रिया है वो क्या हो सकती है और कितना इम्पॉर्टेंट है आने वाले जो हमारे जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनकी देखभाल करना, उनकी देख रेख करना। तो उम्मीद है कि मेरे किसान भाई जितने भी मेरे प्यारे फार्मर्स इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, हमारी यह जो परिचर्चा है आपके लिए लाभदायक रही होगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह मैं विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञों की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।